गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 सोशल चेंज, ट्राइबल्स एंड नोमैड सोसाइटीज। हिस्ट्री का ये चैप्टर 7 है। इस चैप्टर्स में हम लोग ट्राइब्स के बारे में जानेंगे कि ट्राइब्स जो सोसाइटी है वो कैसे रहती है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कैसे फॉलो करती है, उनके ऊपर जो डोमिनेंट ट्राइब्स है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, और जिस तरह से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के अंदर आ जाता है जैसे गोंड, अहोम्स, ये सारे जो ट्राइब्स है इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जिन्होंने रूल किया था। एंड द बंजारा, दिस इज अगेन अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स। तो इस तरह धीरे धीरे उनकी लाइफ जो थी, सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जस्ट लुक द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इसे बोला गया है, इसे लुक करके देखना है कि ये कौन सी ट्राइब्स है। विच कम्युनिटी डू यू थिंक दिस पीपल्स बिलोंग्स टू एंड वे इन इंडिया डू दे थिंक दे आर फाउंड एंड डू यू थिंक दे फॉलो अ कास्ट सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जो अब हम क्वेश्चंस चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें थ्रू आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू इस पिक्चर्स को देखने से ये लगता है कि जो है ये एक्चुअली नागालैंड से बिलोंग करते हैं। ये नागा ट्राइब्स है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ट्राइब्स में मोस्टली उनके कोई कास्ट सिस्टम्स नहीं होता है। तो हम लोग मूव करते हैं चैप्टर्स के अंदर और स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो धीरे धीरे समाज में बहुत कुछ चेंजेस आया था, विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड से शुरुआत हुई थी चेंजेस। और इसी तरह से हिस्ट्री जो था उसमें भी देखा गया कि हमने पढ़ा था मिडिवल पीरियड से एंशियंट पीरियड था, फिर मिडिवल पीरियड था मॉडर्न एरा। तो इसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग हिंदू जो सोसाइटी थी उन्होंने भी बहुत कुछ चेंजेस देखा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उस समय वो वर्नर सिस्टम था, जहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। तो वर्नर्स मतलब जहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड किया कास्ट बेस पे। अब वहाँ पे अर्लियर जो था पहले कास्ट बेस मीन्स जस्ट ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया था कि ब्राह्मण्स दैट वाज एजुकेटेड, जो मोस्टली ज्ञानी होंगे और जो पूजा पाठ करेंगे, याचना करेंगे, ये सारे हो गए। क्षत्रिय दैट इज वॉरियर्स हु विल प्रोटेक्ट द कंट्री और प्रोटेक्ट द किंगडम। वैश्यस द ट्रेड्स एंड सर, जो ट्रेड्स करेंगे, जो मर्चेंट्स होते थे। एंड शूद्रा दैट वाज द सर्विस प्रोवाइडर। फिर द वर्ना ऑफ द पीपल्स also dictated the professions that they could practice without subject to change। लेकिन बाद में ये चीज़ें जो थी ऑक्यूपेशंस के बेस में नहीं रही और उसके अकॉर्डिंग कि अब जो जन्म लेगा जिस कास्ट में उसके अकॉर्डिंग उनको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा और अपना काम वैसा ही करना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण्स है वो ब्राह्मण्स का ही काम करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करेंगे, वैश्य वैश्यस का ही करेंगे, शूद्रा शूद्रा वाला। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। These divisions by caste and class further increase the differences between the high and the low, between the rich and the poor। तो ये जो चीज़ें आई जिसके कारण ये कास्ट सिस्टम डिवीजन जो आया, जब यहाँ पे ऑक्यूपेशंस के बेस्ड पे जो पहले था उसे अब रिजिड कर दिया गया कि अब ये ऐसा नहीं होगा, आपको जो जन्म जिसमें रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई इनके बीच में, हाई एंड लो के बीच में, फिर रिच एंड पुअर के बीच में बहुत सारा गैप आना शुरू हो गया। तो सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब सोसाइटी पहले तो इजी था, अब ऐसा इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बहुत जटिल हो गए, जहाँ पे अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, कर्म करना है। और साथ में सब कास्ट भी इंक्लूड किया गया इसके अंदर, विच वॉज अगेन जो कास्ट था उसको वापस डिवाइड किया गया इंटू सब कास्ट में। वैल्यू कॉर्नर्स में क्या लिखा है पढ़ते हैं कि डू यू थिंक मॉडर्न पीपल कैन गेन बाय स्टडीइंग द लाइफ ऑफ द कास्ट लेस सोसाइटी और ऑफ द ट्राइब्स। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्राइब्स जैसे हमने डिस्कस किया, जो ट्राइब्स में कोई कास्ट सिस्टम्स नहीं होता, ऑल आर इक्वल ट्रीटेड, उनका अपना ही कम्युनिटी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग अगर इस सिस्टम को अपनाते हैं तो सोसाइटी में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गेन होगा ही ना।
in addition to the Varna system there exist other kind of parallel society. कहा गया कि वर्ना सिस्टम्स के अलावा एक और सोसाइटी जो एग्जिस्ट करी थी वो था विच दिस सोसाइटी डिड नॉट फॉलो द रूल्स, सोशल रूल्स में कोई फॉलो नहीं करती, रिचुअल्स अलग परफॉर्म करती है, वो जो ब्राह्मण्स ने बताया वो उनका वो नहीं मानते. And they were not divided into numerous unequal classes either. और ना ही उनको डिवाइड किया गया अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिच एंड पुअर के अकॉर्डिंग, हाई एंड लो के अकॉर्डिंग. और वो कौन है? दैट दे वे कॉल्ड एज ट्राइब्स, उसे ट्राइब्स कहा जाता है. तो ये सोसाइटी भी साथ साथ पैरेलली ये भी फ्लरिश हो रही थी, इनमें भी डेवलपमेंट हो रहा था, चेंजेस आ रहा था. लेकिन अच्छी बात है इस सोसाइटी के अंदर कोई सोशल रूल्स नहीं है, रिचुअल्स वो अलग प्रैक्टिस नहीं करते जो ब्राह्मण्स ने बताया गया है. एंड ये इसके अंदर अनइक्वल क्लासेस भी एग्जिस्ट नहीं करती जो मोस्टली हाई लो एंड रिच एंड पुअर करके डिवाइड किया जा रहा था. तो इन्हीं को ही कहा गया दे आर ट्राइब्स. सो इन इंडिया these indigenous groups of peoples are often referred to as आदिवासी. इंडिजिनियस पीपल्स मीन्स ये यहाँ के खुद के निवासी, ये यहाँ के ही है. और इसे कहा जाता है कि ये लोग जो है यहाँ पे तब से है, उससे पहले से जब आर्यंस नहीं आया था, अराइव नहीं किया था इंडिया में, उससे पहले दे आर बीन लिविंग इन इंडिया. तो इसका मतलब कि आर्यंस से भी पहले जो थे आदिवासी थे. तो ये देश किसका हुआ फिर? सबसे ज़्यादा आदिवासियों का हुआ. लेकिन आर्यंस ने क्या किया? इनके ऊपर रूल किया, उनका एरिया छीन लिया गया एंड दे स्टार्टेड टू रूल. तो इसी तरह से ये शुरुआत हुई. सो कहा जा रहा है इस तरह से कि इन इंडिया दीज इंडिजिनियस ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज आदिवासी भी कहते हैं ऐसे हम. और ये लोग जो थे इंडिया के अंदर आर्यंस से पहले कहा जा रहा है दे हैव बीन लिविंग एंड इन द सेकेंड मिलियंस BC. तो इस तरह से उसके बारे में डिस्कस किया गया कि वो आर्यन से भी पहले के लोग हैं. नाउ ट्राइबल्स सोसाइटी कैसी होती है? ना किनशिप बाउंड यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स. किनशिप मीन्स रिलेशनशिप, जो एक दूसरे से हम लोगों को कनेक्ट करता है कि हमारा इनके साथ क्या रिलेशन है, बाउंड क्या है इसके साथ हमारा. तो इसी तरह से ये अपने में अपने मेंबर्स के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, इनके अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनाइटेड, कि एक दूसरे को बांध के रखता है ये. द ट्राइब्स पीपल लिव्ड इन क्लेन. और ये लोग जो थे ट्राइब्स पीपल हमेशा एक फैमिली बन के रहते, भले वो बहुत बड़ा हो लेकिन वो सारा एक ही फैमिली इस तरह से मान के रूल करते वो रहते हैं. और उनमें से एक उनका चीफ होता है जो उसका मुखिया होता है. ईच ट्राइब्स हैड दिस लॉ, रूल्स एंड ट्रेडिशंस. हर ट्राइब्स का अलग अलग अपना रूल्स होता है, लॉ होता है एंड ट्रेडिशंस तरीके होते हैं. ईच मेंबर ऑफ द ट्राइब्स was allotted a specific task as per their calibers and interest. हर मेंबर जो ट्राइब्स के होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाता है एज पर देयर कैलिबर्स, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कि वो क्या कर सकते हैं और उसकी इंटरेस्ट किस में है. फॉर एग्जाम्पल्स जो यंग पीपल्स होते हैं दे आर बीन गिवन द टास्क टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स कम्युनिटी. उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यंग है, दे आर मोर एनर्जेटिक एंड दे आर मोर मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग. वहीं पर जो एल्डर होते हैं दे आर द लीडर्स, दैट वाज दे आर द गिविंग द एडवाइस टू द ट्राइब पीपल्स बिकॉज दे आर द एक्सपीरियंस पर्सन्स. तो इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अलग अलग टास्क दिया जाता है. द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन वॉज हंटिंग. ये कम्युनिटी क्या काम करती है? इनका मेन काम होता है हंटिंग बिकॉज दे आर लिविंग इन द मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरिया और नियर बाय द फॉरेस्ट एरियाज. तो हंटिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. फूड गैदरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस क्योंकि दे विल हैव देयर फूड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट ओनली, क्योंकि इनका खाना पीना जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है. तो ये फूड गैदरर है. जंगल है तो इसका मतलब वहाँ पे रिवर्स होंगे. फिशिंग इज ऑल्सो देयर मेन पार्ट. एंड साथ साथ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कि वो जंगल में कुछ एरिया को वो लोग जंगलों को काट के उस एरिया में अपने लिए थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जो उनको ग्रेन चाहिए होता है वो उसको वहाँ पे ग्रो करते हैं.
तो इसको शिफ्टिंग इसलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक एरिया लैंड को उसको उन्होंने कट कर दिया, यहाँ पे उन्होंने कट करके यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड बनाई और यहाँ पे ग्रो किया, एंड दैट विल बी ग्रो फॉर 2 to 3 years, उसके ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते हैं। फिर लोग मूव करते दूसरा एरिया, एंड इट विल आफ्टर दैट विज 15 to 20 years के बीच में ये एरिया वापस डेवलप हो जाएगा। तो इसी तरह से अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये लोग उस तरह से अपने लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वे आर pastoralists nomads who move from one place to another in search of water, food, shelter. इनमें से कुछ ट्राइब्स जो है वो पैस्टोरल नेचर्स होते हैं, जो कभी एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, वो अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर्दियाँ बढ़ती है और जिस तरह से माउंटेन्स में स्नो लैंड एरियाज जितना है, वहाँ पे सर्दियों में विंटर्स में दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि फाइंड आउट वाटर्स, ऑलरेडी वाटर जो है वो फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है। तो इसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन में वो थोड़ा नीचे आते हैं, प्लेन एरिया में आते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया का विंटर होता है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो एनिमल्स को लेके आते हैं। फिर जैसे ही प्लेन्स एरिया के अंदर वो गर्मियाँ शुरू होती है, तो देन दे मूव टू देयर ओन एरिया, क्योंकि अब उनका एरिया में जो है वाटर इज इजीली अवेलेबल, फूड इज ऑल्सो अवेलेबल है, तो इसी तरह वो मूव करते हैं। तो इसी तरह से दे आर मूविंग इन नेचर। ट्राइब्स हैज़ नो कास्ट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्राइब्स का कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है। A tribal groups own land and cattle collectively and shares things on mutual understandings. हर ट्राइबल ग्रुप्स के अपने अपने ज़मीन होते हैं, उनके कैटल्स होती हैं, और उन पे उनका मेन जो है देखा गया वेल्थ क्या, वो कैटल्स ही है, और अपने अकॉर्डिंग, अपने कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। ट्राइब्स आर नोन टू हैव द इंटेलिजेंसेस, इनकी जो दिमाग है, सोच विचार करते हैं, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन्होंने जिसके बेस पे दे एक्सपीरियंस द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व द रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस की यूज़ के कारण, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने नेशनल रिसोर्सेज को यूज़ किया है, बचाया है, और उसे फ्यूचर में भी यूज़ करने के लिए रखा है। तो कहाँ देखा जा रहा है कि हमारे से ज़्यादा तो ट्राइब्स वाले ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने नेचर को प्रिजर्व करने के लिए सोचा, उनको बचाने के लिए, और उसी नेचर्स में से जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, वो फ्यूचर में भी उनके लिए यूज़ अवेलेबल हो, उनके बारे में भी सोचा। सो दे प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर्स, दैट इज़ जो जितना उनको चाहिए अपने परिवार में उतना ही वो ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर, टू सर्वाइविंग। तो इसी तरह से कल्टिवेटिंग ओनली एज मच एज दे रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्फ, तो जितना चाहिए, जितनी नीड है उनको, उतना ही वो ग्रो करते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के लिए। फिर आता है नेक्स्ट कि सोर्स ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री, कि ट्राइबल्स की क्या हिस्ट्री है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हिस्टोरियंस व्हेन वी केम टू नो अबाउट, वी हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, हियर आर फ्यू रीजंस फॉर द सेम। तो यहाँ पे कहा गया हिस्टोरियंस के पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया उनको ट्राइब्स के बारे में। कारण क्यों नहीं मिल पाया? बिकॉज दे प्रिफर्स टू लिव इन रिमोट एरिया सच एज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट, क्योंकि वो लोग प्रिफर करते थे अपने आप को दूर रखे समाज से, रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई लोग उनको डिस्टर्ब ना करे, फॉरेस्ट एरिया हो या हिल्स हो या डेजर्ट्स एरिया हो, ताकि उतने दूर लोग जा भी ना पाए। दे डिड नॉट अलाउ आउटसाइडर टू एंटर इन देयर एरिया, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है कि वो लोग आउटसाइडर को अपने कम्युनिटीज़ के अंदर एंटर करना नहीं देते, बहुत ही मुश्किल होती है, वो बाहर वाले पे वो विश्वास करते हैं। सो दे वॉन्टेड टू रिटेन देयर फ्रीडम्स, क्योंकि वो अपनी आज़ादी बचाना चाहते हैं। दे प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, अपनी जो उनकी कल्चर है उन्हें बचाना चाहते हैं, उन्हें किसी के साथ मिक्स नहीं करना चाहते वर्ल्ड के साथ। इसी तरह से ये लोग अलग रहना पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने सारे हम लोगों ने सोर्सेज हमें हिस्ट्री में मिला, लिटरेचर सोर्सेज, वो मोस्टली रिटन सोर्सेज था जहाँ तक, लेकिन ट्राइब्स कम्युनिटीज़ में कुछ भी रिटर्न्स नहीं, इन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, जिसके कारण सोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाए।
दे चूज टू पास देयर कल्चर एंड रिलीजियस नॉलेज ओरली, क्योंकि उन्होंने जो भी अपना नॉलेज जो था ट्रांसफ़र किया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और इसी तरह से वो जो चलती आ रही थी ये सारा ओरली था, कुछ भी रिटर्न नहीं था फ्रॉम जनरेशन्स टू नेक्स्ट जनरेशन्स। तो इसके लिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाई। द लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट ट्राइब्स टुडे इज़ फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जो जिसके बारे में हमें पता चला, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन मिला ट्राइब्स के बारे में, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडीज द सोसाइटी, जो ह्यूमंस को डिस्कस कर ह्यूमंस को स्टडी करती, ह्यूमंस की सोसाइटी को स्टडी करती है, उनके स्टडीज़ के बेस पे ही जो भी इंफॉर्मेशन मिला तो हमें विद द हेल्प ऑफ ओनली द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सो यहाँ पे है हु स्टडी द लाइफ एंड सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स बाय गेटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो उस तरह से उनके बारे में जो भी उनको समझ में आए उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सम डोमिनेंट ट्राइब्स, कि कुछ ट्राइब्स जिन्होंने रूल किया। डोमिनेंट दैट वाज हु हैज द कंट्रोलिंग पावर्स अपॉन द अदर ट्राइब्स। सो ट्राइब्स पीपल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन्स इन इंडिया। हर रीजन्स में, इंडिया के हर आप कोई भी स्टेट में चले जाएंगे आपको हर स्टेट में अलग अलग ट्राइब्स मिलेंगे, एंड बाय देयर डिफरेंट नेम्स, दो दे आर ट्राइब्स, नाम अलग अलग है लोकली विच बिन हैव डिफरेंट नेम्स ऑल्सो। सम डोमिनेंट ट्राइब्स कंट्रोल वास्ट टेरेंस इन द पास्ट। और कुछ जो डोमिनेंट ट्राइब्स थे जो रूल करते थे मोस्टली, तो रूल करने वाले के पास बहुत ज़्यादा होगा लैंड, तो टेरेंसेस मीन्स अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, बहुत बड़ा, तो पास्ट में उनके पास ज़मीन भी होती थी। नाउ लेट अस डिस्कस और स्टडी द टेबल कंटेनिंग सम डोमिनेंट ट्राइब्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स फाउंड हैं, हमें हर स्टेट में मिलते हैं। वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल इन द नेक्स्ट पेज। लेट्स मूव इन द नेक्स्ट पेज। तो ये रहा उनकी नेम्स ऑफ द ट्राइब्स एंड द एरिया वेयर दे फाउंड। खोखर, लंगास, बलूचिस, द सेफर्ड ट्राइब्स ऑफ गद्दी, नागाज एंड द ओहम्स। जैसे अभी हमने पहला पेज में जो हमने देखा था, जैसे मैंने कहा था वो नागाज है, नागालैंड से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। द चेरस, द मुंडास, द कोलेस, ये अलग अलग स्टेट्स के उसके साथ नाम है। तो इतने सारे जो ट्राइब्स है, कम्युनिटीज इंडिया में, दे आर लिविंग इन इंडिया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। अब उसमें से जो ट्राइब्स जो रूल कर रहे थे, जो डोमेंट कर रहे थे, वो थे द गॉन्ड। उनमें से हम लोग कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द गॉन्ड हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द प्रेजेंट डे, दैट वाज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये लोग मोस्टली कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। और फॉरेस्ट एरिया दैट वाज स्टेट, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, इस तरह से स्टेट के अंदर। And they called their land Gondwana, which means area colonized by the god. तो अपने एरिया को उन्होंने किस नाम से, अपने ज़मीन को इसने किस नाम से, दे हैव बीन कॉल्ड एज गोंडवाना। तो इसका मतलब हो तो गोंड, ये तो गोंड उनका ट्राइब्स हो गया, वाना दैट वाज मीन्स द एरिया विच वाज कॉलोनाइज, मीन्स जिसे उन्होंने कलेक्टिवली ज्वाइन करके उसमें रूल कर रहे, जहाँ पे वो रहते हैं, कॉलोनाइज्ड बाय द गोंड। एंड दे स्पीक गोंडी लैंग्वेज। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, गोंडी लैंग्वेज। एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड द गोंड हैव 4 सेपरेट किंगडम्स। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो अपने रिकॉर्ड मिला कि इन्होंने अपने राज्य को, दैट वाज, इन्होंने 4 किंगडम बनाए थे सेपरेट, अलग अलग। इकोनॉमिकली इनके पास पैसे कहाँ से आए, आर्थिक स्थिति इनके पास कहाँ से आई। सो ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द गोंड बिकम रिच एंड पावरफुल। तो मिडिवल पीरियड में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, पैसे वाले हो गए। एंड द रीजन इज विच दे लिव वॉज प्लेंटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो कारण इसके पीछे था कि जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया में उनके पास बहुत सारे, उस एरिया में मेटल्स थे, प्रीशियस, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिसको वो सेल आराम से बेच सकते थे। फिर उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशंस को प्रैक्टिस की। फिर दे आर गुड इन कलेक्टिंग हनी, मेटल वर्क करने में बहुत ज़्यादा ये एक्सपर्ट थे। कारपेंट्रीज इन्होंने करवाए, हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना, एंड कैप्चरिंग एंड ट्रेनिंग एलिफेंट्स। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज दे अर्न अ मनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो हैव अ गुड नंबर ऑफ,
A sizable Gond population was further. तो यहाँ पे देखा गया है कि जो गॉन्ड्स थे अलग अलग एरिया में जो रूलर थे ऑल्सो हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, तो उनको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग एरिया के हिसाब से। जब उनको डिवाइड किया गया सीजनेबल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के पीपल्स को कलेक्टिवली इतने ग्रुप्स कि इतना नंबर ऑफ पीपल्स जो है एक साथ रह सके, तो उसको डिवाइड किया इनटू स्मॉलर क्लेन्स, अलग अलग स्मॉल क्लेन्स के अंदर। सो अ राजा वुड हेड ईच ऑफ दिस क्लेन, हर क्लेन में, तब तो यहाँ पे स्मॉल क्लेन हो गया, तो हर क्लेन में एक राजा होगा जो उस क्लेन के ऊपर कंट्रोल करेगा। सो द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ द गोंड वॉज गढ़ कतंगा दैट कंप्राइजेस 70,000 विलेजेस। तो इन सभी में से जो सबसे पावरफुल था वो गढ़ कटंगा था ट्राइब्स, और उसमें उनके पास 70,000 विलेजेस थे। तो इसी तरह से इन्होंने अपने एरिया को इसी बेस पे सबसे ज़्यादा लंबा और मोस्ट लार्जेबल जो था वो 70। द मोस्ट नोटेबल रूलर जो इस पे रूल किया था, रूलर वॉज रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो थी यहाँ पे उन्होंने इसके मोस्टली इनके ऊपर रूल किया, एंड हु डिसाइडेड टू फाइट विद द मुगल एम्परर अकबर ओवर सरेंडिंग हर किंगडम। तो जब ये मुगल्स आए तो मुगल्स ने इनके राज्य को कब्जा करने की कोशिश की, तो जिसके कारण इन्होंने उनसे लड़ाई भी की। एंड शी फॉट वेरी ब्रेवली विद अकबर एंड डिड नॉट एक्सेप्टेड हिज लॉर्डशिप। इन्हें अपनी ब्रेवरी से इनसे लड़ा और अपनी राज्य को उनके हाथ नहीं सौंपने की कोशिश की और नहीं सौंपना। द गॉन्ड वे हावेर लेटर सप्रेस्ड बाय द मराठा, लेकिन बाद में मराठा के द्वारा ही इनको दबा दिया गया। द रिलीजियस बिलीव ड्रेस एंड कल्चर, कि ये लोग क्या पहनते हैं, किस तरह से इनका कल्चर्स है। सो द गॉन वॉरशिप्स अ डाइट्री कॉल बड़ा द्यू, ये जो डाइट्री जो भगवान जिसको मानते हैं, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट बन देवी दैट वॉज अ फॉरेस्ट। तो मोस्टली ये नेचर को मानते हैं, तो जो डाइट्री है जिसको पूजा करते हैं, तो ये बड़ा देव, फिर बन देवी को मानते हैं, वो फॉरेस्ट गॉडेस बोलते हैं इसे। इनका खुद का अपना प्रैक्टिस रिलीजियस सॉन्ग होता है, डांस होता है, एंड दे हैव रिलेशंस, वेरी क्लोज रिलेशन विद द नेचर। इनका नेचर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। गॉन्ड मैन यूजली वेयर प्लेन लाइन क्लोथ्स wrapped around their waist while women wear साड़ी। तो यहाँ पे जो गॉन्ड्स के मेन होते थे ये लोग लाइन क्लोथ्स के अपने सिर्फ वेस्ट को wrap करते थे, wrap अपने को ढकना लोअर पार्ट, एंड वुमेन्स जो थे वो साड़ी पहनती थी। इसके अलावा मेन एंड वुमेन दोनों ही टैटोज, उनमें बहुत सारे टैटोज उनकी शौक होती है, तो वो टैटोज उनकी बॉडी में आपको दिखेगा। एंड दे वेयर ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। फिर दीज ग्रुप्स सेलिब्रेट, तो जो भी सेलिब्रेशन होती थी तो वो ट्रुप्स आराम से सारे इकट्ठे वो सॉन्ग करना, डांस करना, एंड ऑन देयर गॉड लेजेंड, जिस तरह से वो पूजा करते भगवान के लिए, इस तरह से दे यूज टू परफॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है गॉड का, कि द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किस तरह से उन्होंने पूरे किंगडम्स पे रूल किया था। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गॉन्ड किंगडम वॉज सेंट्रलाइज, कि जो गॉन्ड किंगडम थी गॉन्ड वाली वह सेंट्रलाइज थी। फिर उसके बाद उसको गढ़ के अंदर डिवाइड किया गया, तो सेंट्रल मतलब पूरा एरिया में सेंट्रलाइज हो गया वो जो मेन गॉड किंगडम जो रूलर था। फिर अपने किंगडम्स को उसने अलग अलग गढ़ में, जैसे हम लोग हमारा स्टेट है कंट्री है, फिर कंट्री को स्टेट में डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह से वो सेंट्रलाइज किया और फिर उसके बाद उसने डिवाइड किया गढ़ में, जैसे स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ईच गढ़ वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। फिर हर गढ़ को, हर स्टेट जिस तरह से था तो हर गढ़ को वापस इन्होंने सब डिवाइड किया 84 विलेजेस के अंदर, जिसको 84 के नाम से कहा गया था ना। ईच 84 वॉज लुक्ड आफ्टर बाय पर्टिकुलर गॉन्ड क्लेन, और 84 विलेजेस वे आर गिवन टू अ गॉन्ड क्लेन्स, जो उनके ही फैमिली मेंबर्स है, जो ट्राइब्स दे वर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फैमिली, बिग फैमिली। तो उन्हीं में से किसी एक को वो एरिया दिया जाता था टू लुक आफ्टर दैट। सो द 84 वॉज सब डिवाइडेड, वापस 84 को सब डिवाइड किया इनटू भरत में, एंड कंसिस्टिंग 12 विलेज इन ईच भरत। तो भरत लास्ट में जो सबसे छोटा टुकड़ा हो गया, और उसके अंदर कितनी विलेजेस थी 7। तो इसी तरह से इनटू जो भरत को वापस 84 विलेजेस के बाद उसको 7 भरत में डिवाइड किया, और ईच भरत के अंदर 12 विलेजेस इंक्लूड किया गया था। तो एक बार वापस देखते हैं कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, फिर उसको डिवाइड किया गढ़ के अंदर, दैट वाज स्टेट। फिर गढ़ को वापस डिवाइड किया 84 में, दैट वाज 84।
हर 84 को देखने के लिए एक गॉन्ड को रखा गया और फिर वापस 84 जो थे, तो ये 84 जो थे उसको वापस सब डिवाइड किया गया। कितने में? 7 बरहत में, क्योंकि अब यहाँ पे 7, तो 7 12 तो ये 84 हो जाता है, तो उसको इस तरह 7 बरहत कंसिस्टिंग 12 विलेजेस। तो इसी तरह से इसको डिवाइड पे डिवाइड सब डिवाइड करके, और ताकि ईच एंड एवरी एरिया शुड बी रूल्ड और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, इस तरह से उन्होंने सिस्टमेटिकली रूल किया था। तो ये था गॉन्ड। नेक्स्ट जो रूलर दूसरा जो था ट्राइब्स, वो है अहोम। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्होंने भी अच्छे से रूल किया था। दे आर द मेन डोमिनेंट। तो हमने पहला डोमिनेंट डिस्कस किया था गॉन्ड, और दूसरा जो है अहोम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।